आइए दोस्तों आरटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आरटीपी नवंबर 22। पहला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू बेस है और केस सिनेरियो है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, श्री टायर लिमिटेड ये एक पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, साफ साफ बोल रहे हैं। द कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फाइनलाइज हो गए और ऑडिट हो गया। फिर बीओडी की मीटिंग हुई और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया गया। और इसके लिए अब जो एजीएम है वो कंपनी अपनी एजीएम करना चाहती है थर्सडे को 25 अगस्त 2022 को 10 बजे। ये कंपनी अपनी एजीएम करना चाहती है 25 अगस्त को 10 बजे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 3500 रुपए। फिर आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड दैट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर शैल बी एटलीस्ट 50 मेंबर। अब थोड़ा सा रुक के अपन लॉ के बारे में भी विचार करते रहते हैं। जो कोरम है वो हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसमें कोरम के बारे में प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन नंबर 103। ये जो कोरम का लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर हमारी कंपनी में 1000 से लेकर 5000 तक के मेंबर हैं तो उस केस में 1000 से ज्यादा और 5000 तक मेंबर है तो कोरम होगा 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे 3500 मेंबर है, मतलब कोरम कितना होना चाहिए, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन लॉ में एक बात साफ साफ लिखी है कि कोई भी कंपनी आर्टिकल में कोरम की संख्या को बढ़ा सकती है। तो इस कंपनी ने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया, 50 का कोरम होगा। इसका मतलब ये जो कंपनी है इसमें कोरम कितने का होगा, 50 मेंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस मीटिंग में केवल 10 मेंबर आए, फिजिकली प्रेजेंट हुए 10, मतलब कोरम नहीं है, पक्की बात है। इसके बाद है आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट। आपको याद है कि कोरम के लिए समय कितना वेट करना पड़ता है, आधा घंटा। अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं हो पाता तो ये जो मीटिंग है मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं हुआ तो ये मीटिंग एडजर्न कर दिया गया और मीटिंग शैल बी एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक थर्सडे 1 सितंबर को सेम वेन्यू, ये वेन्यू का नाम दिया गया, वॉज अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑनली। मतलब वो जो वेन्यू ना वो 3 बजे से अवेलेबल है, जबकि अपनी मीटिंग कब हुई थी, 10 बजे। आगे बीओडी अग्रीड टू कंडक्ट द मीटिंग फ्रॉम 3 PM। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि बीओडी के पास पावर है कि वो चाहे तो डे टाइम प्लेस को बदल भी सकते हैं। तो बीओडी ने बोला भैया हॉल ही अपने को 3 बजे मिल रहा है तो हम 3 बजे मीटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द मेंबर वर इन्फॉर्म, सारे मेंबर को ये जानकारी दे दी गई है और उसको मेल वाया मेल, मतलब जानकारी अपने किसके द्वारा दिया, मेल के द्वारा। क्योंकि आपको मालूम है आजकल कोई भी नोटिस वगैरह होती है ना, ये नोटिस वगैरह पोस्ट के द्वारा नहीं दी जाती, आजकल नोटिस इन जनरल किससे दी जाती है, मेल के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इसको पब्लिश भी किया गया न्यूज़पेपर में। आगे एडजर्न मीटिंग 3 बजे स्टार्ट हुई और कोरम रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल वॉज 50। आर्टिकल में 50 का कोरम था लेकिन 75 मेंबर आए। टोटल कितने मेंबर आए, 75 मेंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। आउट ऑफ 75 मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग 25% हैविंग रेसिडेंस नियर द वेन्यू ऑफ एजीएम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर वर स्टेइंग फॉर अवे। मतलब ये बोला है जो 75 मेंबर है ना, 75 में से 25 मेंबर तो आसपास ही रहते हैं, लेकिन जो 50 मेंबर है वो दूर दूर रहते हैं, मीटिंग जहां पे उससे दूर रहते हैं। तो इससे क्या हो गया, ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्केर्स अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट 40% लेफ्ट द मीटिंग। मतलब 40 मेंबर जो है ना वो मीटिंग छोड़ के चले गए आगे, सो दैट दे कैन रीच होम ऑन टाइम, ताकि वो मीटिंग में ताकि वो घर टाइम पे पहुंच पाए। उनको डर लग रहा था कि पानी वानी और हो जाएगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो जल्दी छोड़ के चले गए। मतलब 75 मेंबर में से 40 मेंबर मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, बाय द टाइम ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड एंड 2 स्पेशल बिजनेस एजेंडा वर पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय द मेंबर। ठीक है, मतलब जब तक पूरे मेंबर थे तब तक, मतलब जब तक कोरम था तब तक ऑर्डिनरी बिजनेस अप्रूव हुआ, और जो 2 स्पेशल बिजनेस है वो नहीं हो पाया, पेंडिंग, अप्रूवल के लिए पेंडिंग था क्योंकि मेंबर 40 मेंबर उठ के चले गए थे। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला बोलता है कि जनरल मीटिंग व्हाट डिसाइडेड टू बी शेड्यूल डिटरमाइनिंग बाय विच डेट नोटिस ऑफ शेड्यूल शुड हैव बीन गिवन टू द मेंबर। देखो अपनी जो मीटिंग है ना वो कब होने वाली थी, 25 अगस्त को। अपनी एजीएम कब होने वाली है, 25 अगस्त को। अब 25 अगस्त की जो मीटिंग है उसके बारे में बोलता है कि नोटिस कब तक देना पड़ेगा, तो सेक्शन 101 बोलता है कि 21 क्लियर डेज की नोटिस होना चाहिए। ठीक है, 21 क्लियर डेज की नोटिस होना चाहिए। अभी क्लियर डेज का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, क्लियर डेज का कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें होता है ग्रॉस डेज। ठीक है, ग्रॉस डेज। अच्छा, ग्रॉस डेज का मतलब क्या होता है, जिस दिन नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग है दोनों को गिन लो। अब उसमें अगर नोटिस हम बाय पोस्ट भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, बाय पोस्ट, तो 2 दिन ट्रांजिट का अपने को माइनस करना पड़ता है मीटिंग नोटिस रास्ते में, और 2 दिन अपन कौन कौन सी माइनस करते हैं, एक डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस,
और एक डेट ऑफ मीटिंग, ये 2 दिन और माइनस कर लेते हैं, मतलब कुल मिला के कितने दिन माइनस करते हो, 4 दिन। तो ग्रॉस डेज में 4 दिन माइनस करने से जो आता है वो आता है क्लियर डेज। पर ये कब होता है, अगर नोटिस पोस्ट से भेजते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर नोटिस हम ईमेल से भेजते हैं तो उस केस में कितना दिन माइनस होगा, उस केस में केवल 2 दिन एक्सक्लूड होगा। ये वाला, ये जो 2 दिन है ना, इसको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट वाला तो मैटर ही नहीं है। ईमेल तो क्या होता है, अभी भेजा अभी मिल गया, अभी भेजा अभी मिल गया, तो वहां ट्रांजिट वाला कोई मैटर ही नहीं है। तो ध्यान ये रखना है आपको, अगर नोटिस पोस्ट से भेजते हैं तो क्लियर डेज निकालने के लिए ग्रॉस डेज में 4 दिन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर नोटिस आप मेल से भेजते हैं तो केवल 2 दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। कौन से 2 दिन, एक डेट ऑफ रिसीव और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग, केवल 2 दिन आपको माइनस करना है। तो अब सवाल है कि यहां पे आंसर क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त, और कुछ दे नहीं रहा है कि नोटिस हमने कैसे भेजा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कुछ नहीं देगा तो ये माना जाएगा कि नोटिस हमने ईमेल से भेजा है। तो अगर ईमेल से भेजेंगे तो उस केस में केवल 2 दिन आपको एक्सक्लूड करना है। तो 2 दिन एक्सक्लूड करना है, इसका मतलब, चलिए अब एक बार चेक करते हैं। देखो मान लीजिए मैंने वर्किंग करके रखा है, मान लीजिए हमने नोटिस 1 अगस्त को दिया, तो 1 अगस्त से 25 अगस्त 25 दिन होते हैं। अब ये जो 25 दिन है उसमें ईमेल से नोटिस भेजना अज्यूम करेंगे कि 2 दिन माइनस हो जाएगा। तो जो डेज आएगा वो क्या आ गया, 23 क्लियर डेज, ठीक है। और अगर तो नोटिस जो है वो 21 क्लियर डेज क्यों नहीं चाहिए, 23 क्लियर डेज आ रहा है, तो अपन और लेट नोटिस भेज सकते हैं। तो अगर मैं 3 अगस्त को भेजता हूं, क्योंकि 1 के बाद 3 को भेजेंगे तो 21 दिन आ जाएगा, तो 21, इसका मतलब क्या हो गया, नोटिस भेजना पड़ेगा हमको 3 अगस्त को। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, आपको क्या बोल रहा है, वेदर एडजर्नमेंट फॉर जनरल मीटिंग ऑफ शेयर फॉर वांट ऑफ कोरम आर जस्टिफाइड। जो मीटिंग एडजर्न की गई है क्या ये जस्टिफाई है, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि अगर 30 मिनट के अंदर कोरम नहीं हो पाता तो मीटिंग एडजर्न करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आपको बोला व्हाट शैल बी द कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 3500 है, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ मेंबर 3500 है, तो इस केस में जो लॉ में कोरम क्या लिखा है, लॉ में कोरम होता है बेटा 15 का, ठीक है, लेकिन आर्टिकल में लिखा है 50 का। तो अगर 15 और 50 दो है तो आर्टिकल में अपन कोरम की लिमिट को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आंसर आएगा 50। फिर 15 का जो कोरम है वो इमटेल हो जाएगा। और चौथा नंबर लिखा हुआ है कि कुछ मेंबर मीटिंग छोड़ के चले गए, कोरम वाज नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम ड्यूरिंग द एजीएम। अब एक सवाल है यहां पे कि कोरम कब देखा जाता है, मीटिंग जब स्टार्ट होता है उस समय या थ्रू आउट द मीटिंग, मतलब हर मैटर के पहले कोरम देखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, हर मैटर के पहले कोरम देखा जाएगा। तो पहला क्या लिखा है, कोरम वंस प्रेजेंट इन द मीटिंग, इनफ नहीं, इनफ नहीं है बिल्कुल। द कोरम शुड बी प्रेजेंट ऑल द टाइम व्हेन द मीटिंग इज इन प्रोग्रेस, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई मैटर के पहले कोरम नहीं हुआ तो ये मैटर नहीं हो सकता, और अगर कंपनी ने कर दिया मैटर तो वो जो रिजोल्यूशन है वो वॉइड माना जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा देखो आप, युक्ति हैज ओपन द शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एसी, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन विच आर कॉमनली यूज फॉर हाउस, ठीक है ठीक है ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर कॉस्टली दे रिक्वायर्ड अ हैवी इन्वेस्टमेंट, सो सी अवेल्ड अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम ओके बैंक लिमिटेड। ये बैंक से इन्होंने लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लोन लिया, बाय प्लेजिंग द व्हाइट गुड्स लाइंग इन अर गोडाउन। अपने व्हाइट गुड्स को प्लेज करके गिरवी रख के इसने लोन लिया। द बैंक पुट इट लॉक, बैंक तो उसको लॉक में रख दिया ऑन द गोडाउन होल ऑफ द व्हाइट गुड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर नाउ इन द पोजीशन ऑफ द बैंक। अब ये व्हाइट जो गुड्स है ना वो बैंक के पोजीशन में, क्योंकि गिरवी रखा गया, ठीक है। बैंक ने वर्किंग लोन 100 लाख रुपए का युक्ति को लोन दिया प्लेजिंग द गुड्स करके, ठीक है। और जो डीपी लिमिट है वो 60% ऑफ द गुड्स रखा गया, ठीक है। एज एंड व्हेन युक्ति नीड टू विड्रॉ सम व्हाइट गुड्स फ्रॉम गोडाउन, शी रिक्वेस्ट्स द बैंक डिपॉजिट द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी विड्रॉन। गोडाउन कीपर ऑफ द बैंक कम्स विद हर, ओपन द लॉक ऑफ द गोडाउन एंड अलाउ युक्ति टू गिव। मतलब ये क्या हो रहा है, जब जब युक्ति को गुड्स की जरूरत पड़ती है तो युक्ति क्या करता है, वो उतना पैसा पे कर देती है, लोन चुका देती है, और बैंक का जो गोडाउन का जो कीपर है वो युक्ति को गुड्स वापस कर लेता है, ठीक है। द बैंक गॉट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लेस टू कवर द इट फ्रॉम थेफ्ट, फायर, फ्लड और अर्थक्वेक। देखो युक्ति के गुड्स बैंक के पास हैं, तो ये एक्चुअल में पॉनर और पॉनी का केस हो गया। तो यहां पर जो पॉनी है, मतलब जो बैंक है ना, उसको ये राइट है कि वो जो गुड्स उसके पास पड़े उसको सेफ कस्टडी में रखने के लिए, उसको लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस ले सकता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा बैंक, लेकिन वो किससे वसूल करेगा, युक्ति से। तो इसलिए यहां पर बैंक ने जो पॉलिसी लिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पैसा किससे वसूल किया जाएगा, युक्ति से, ठीक है। युक्ति आफ्टर सम टाइम
avail another loan 20 lakh from the same bank for a sister marriage. It was personal loan and no security was insisted by the bank. मतलब युक्ति ने अपने पर्सनल लोन के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए फिर से पैसा लिया उसी बैंक से, ये पर्सनल लोन है और कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिया गया, ठीक है। युक्ति हायर्ड अ लॉकर फ्रॉम द बैंक इन विच शी केप्ट सम ज्वेलरी विच वाज गिवन टू हर सिस्टर ऑन अ मैरिज, ठीक है। इसने एक बैंक से लॉकर लिया जिसमें उसकी कुछ ज्वेलरी पड़ी है। आगे, आफ्टर ईयर, एक साल के बाद में युक्ति डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रनिंग बिजनेस टू शेखर। मतलब ये जो युक्ति अपना बिजनेस बेचना चाहती है शेखर को, फॉर विच शेखर पेड द अमाउंट टू युक्ति एज अग्रीड बिटवीन देम। युक्ति thereafter repaid all the outstanding amount by the bank towards the working capital finance। तो शेखर से जो पैसा आया तो युक्ति ने क्या किया, बैंक का लोन क्लियर कर लिया एंड asked the bank to open the lock of the godown and get goods in order to hand over the same to शेखर। अब क्या हुआ, ये जो गुड्स है वो शेखर को बेच दिया गया और युक्ति ने पैसा पूरा दे दिया, तो युक्ति ने गोडाउन बैंक को बोला कि भैया हमको गुड्स दे दो। तो आगे देखो, however some dispute over the insurance charges paid by the bank। लेकिन क्या हुआ, जो इंश्योरेंस चार्जेस बैंक ने पे किया था उसको लेकर को डिस्प्यूट हो गया बैंक और युक्ति के बीच में। बैंक इंसिस्टेड टू फर्स्ट पे द इंटरेस्ट अमाउंट देन ओनली अलाउड टू रिमूव द गुड्स। अभी बैंक ने क्या बोला कि भैया पहले आप इंटरेस्ट का अमाउंट पे करो, उसके बाद ही हम आपका लोन के अमाउंट, आपका जो गुड्स है वो हम निकालने देंगे। बैंक ऑल्सो आर युक्ति टू सेटल द पर्सनल लोन अकाउंट एंड ओनली देयर आफ्टर बैंक अलाउड टू टेक द गुड्स। मतलब यहां पे बैंक क्या बोला, देखो आप, बैंक ये बोला कि पहले तो तुम इंटरेस्ट पेमेंट करो और प्लस वो जो पर्सनल लोन तुमने लिया ना वो भी चुका, उसके बाद ही हम आपको गुड्स देंगे। अब ये एक सिचुएशन है। अब इसके बेस पर आपको एमसीक्यू पूछ रहा है। पहला, स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू राइट ऑफ द बैंक ऑन रिटर्निंग द गुड्स लाइंग विद द इन द गोडाउन। देखो ये क्या हो रहा है, समझो आप, युक्ति ने वर्किंग लोन का अमाउंट तो चुका दिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं चुकाया। तो एक सवाल है कि क्या वर्किंग लोन का अमाउंट चुकाने के बाद युक्ति अपने गुड्स ले सकती है? क्या वो लोन का पूरा रिपेमेंट माना जाएगा क्या? आंसर है नो। लोन का मतलब क्या होता है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस और कोई भी चार्जेस लगा होगा। जैसे बैंक ने इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो वो भी चार्ज वसूल करेगा बैंक, उसके बाद ही गुड्स को रिलीज करेगा। तो ये क्वेश्चन है, मतलब आपको बोला है कि बैंक का राइट रिटर्निंग द गुड्स के बारे में है क्या। पहला क्या बोला, व्हेन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज पेड बैंक कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। सेकंड नंबर क्या बोला, बैंक कैन रिटर्न द गुड्स till all the charges including interest, insurance, other charges are paid by युक्ति। ये बिल्कुल सही है। मतलब बैंक तब तक अमाउंट गुड्स को रख सकता है जब तक लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, चार्जेस का अमाउंट पूरा पेमेंट नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट का भी पेमेंट नहीं होगा तो बैंक उस अमाउंट को रिटेन कर सकता है। सेकंड नंबर देखो क्या बोला, इन द गिवन केस युक्ति पेज ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड। मान लो कि युक्ति ने पूरा पेमेंट कर दिया, वो जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको भी पे कर दिया, बट द बैंक इंसिस्टेड टू क्लियर पर्सनल लोन। अब बैंक क्या बोला, नहीं, पर्सनल लोन जब तक पे नहीं करोगे तब तक हम आपको गुड्स वापस नहीं करेंगे। तो क्या बैंक ऐसा कर सकता है? बैंक ऐसा कर सकता है क्या? पहला बोला बैंक ऐसा कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। बैंक हैज नो राइट टू रिटर्न द गुड्स प्लेज सिंस पर्सनल लोन वाज नॉट टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। भाई पर्सनल लोन तो अनसिक्योर्ड है ना, तो बैंक कैसे बोलेगा कि पहले आप पर्सनल लोन भी पेमेंट करो। पर्सनल वर्किंग लोन जो था ना वो उसका इंटरेस्ट, उसके चार्जेस को पेमेंट करने के बाद बैंक को गुड्स को रिलीज करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2.3, क्या बोलता है, युक्ति डिस्प्यूटेड द अमाउंट डिमांडेड बाय द बैंक टुवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। युक्ति एम्फेसिस दैट देयर इज नो नीड टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द गुड्स प्लेज, इट इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोवर। मतलब तीसरा केस आपको बोला, क्या युक्ति बोल सकती है कि इंश्योरेंस आपने क्यों पे किया, हमारे ऊपर बर्डन है? तो आंसर है नो, युक्ति ऐसा नहीं बोल सकती। एवरी बैंक हैज पॉलिसी, every bank has a policy to get the security insured. So in the case bank for the purpose of protection of the goods took the insurance policy paid. So मतलब देखो एक बात ध्यान रखना, बैंक के पास जो भी सिक्योरिटी दी गई है तो बैंक को ये अधिकार है कि उस सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले सकता है और वो जो इंश्योरेंस का जो पेमेंट किया वो बोरोवर से वसूल कर सकता है। तो बैंक बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, चौथा नंबर, युक्ति अवेलिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ वाइट गुड्स सबमिटिंग दिस गुड्स इन द कस्टडी ऑफ बैंक सेड। ये जो मतलब ये बोल रहा है कि बैंक, युक्ति ने जो बैंक से लोन लिया और अपने गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? तो आंसर है प्लेज, क्योंकि प्लेज में क्या होता है, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे प्लेज। तो ये हो गया केस स्टडी बेट के 2 क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज। नेक्स्ट अगला पॉइंट बढ़ते हैं।
where share capital of the company is divided into different class of share, right attached to the share of any class may be varied with the consent in writing of holder of not less than of the issued class or by means of SR। ये किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 था शेयर कैपिटल के टॉपिक का, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अगर शेयर होल्डर के राइट को वेरिएशन करना चाहते हैं तो लॉ में दो ऑप्शन है, या तो 3/4 वालों की कंसेंट ले ली जाए या SR पास कर दे उस क्लास का। तो आंसर यहां पे क्या है, कितने लोगों से पूछना पड़ेगा? तो आंसर है 3/4 लोगों से, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट, पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म बाय, पब्लिक कंपनी कितने लोग से बनती है? 7 या उससे ज्यादा लोगों से। तो ये आपके जो एमसीक्यूज का जो पोर्शन है, ये एमसीक्यूज का पोर्शन ओवर। अब जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी मैं सबसे पहले आपको सेक्शन 1 से लेके 122 तक के जो क्वेश्चन हैं कंपनीज एक्ट के, उसके ऊपर बात करूंगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये अकाउंट का है, तो इसको भी छोड़िएगा। सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं, मिस्टर आदित्य ने ओबीसी इनकॉर्पोरेट किया, साथ साथ को मिस्टर यश वाज नेम्ड एज नॉमिनी इन द एमओए। तो आदित्य ने नॉमिनी किसको अपॉइंट किया? यश को। द मेमोरेंडम ऑफ द सेड ओपीसी, ठीक है। नाउ मिस्टर आदित्य कंसिडरिंग परपेचुअल नेचर ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस डिजायर टू अपॉइंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज नॉमिनी इंस्टेड ऑफ मिस्टर यश। इजी है। ये जो आदित्य है ना, वो क्या कर रहा है, पहले उसने यश को अपॉइंट किया था जो कि एक नेचुरल पर्सन है, और अब ये किसको अपॉइंट करना चाह रहा है? कंपनी को। तो आपको मालूम है कि जो ओपीसी का नॉमिनी कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट और इंडिया और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब आर्टिफिशियल पर्सन को आप कभी भी ओपीसी का नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आंसर क्लियर है। बोलता है कि क्या अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर है नो, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ओपीसी के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, ए एंड हिज वाइफ जॉइंट डीमेट अकाउंट इन वृंदा लिमिटेड। ये कंपनी है जिसमें दो, ए और उसकी वाइफ जॉइंट डीमेट अकाउंट होल्डर है। कंपनी की एजीएम हुई 28/8 को। हु विल कास्ट द वोट इन एजीएम? वोटिंग राइट कौन एक्सरसाइज करेगा? तो आपको मालूम है अगर जॉइंट होल्डर्स होते हैं तो उस केस में जिसका नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है उसको बोलते हैं सीनियर मेंबर। तो जिसका नाम कंपनी के आर्डर में पहले नंबर पे लिखा रहता है, फर्स्ट होल्डर जो होता है उसके पास वोटिंग राइट होगा। तो आपको आंसर देना है, तो आंसर आ गया सर, जॉइंट होल्डर के केस में वोटिंग राइट किसको होगा? फर्स्ट होल्डर को वोटिंग राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रभा लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी लिस्टेड है और इसके 5000 मेंबर है, ठीक है। एजीएम ऑफ द कंपनी, एजीएम जो है कंपनी का 7 सितंबर को हुआ। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एडवाइज द कंपनी रिमोट ई वोटिंग पीरियड एंड द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ रिमोट ई वोटिंग। मतलब ये 108 की बात है भाई। 108 में हर वो कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है उनको ई वोटिंग का राइट मेंबर को देना ही पड़ेगा। तो ये 108 की बात है। अच्छा, ई वोटिंग कब से कब तक होता है? तो जो ई वोटिंग है वो जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है, जैसे यहां पे जनरल मीटिंग कब होने वाली है अपनी, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कब होने वाली है? 7 सितंबर। तो ई वोटिंग कब से कब तक स्टार्ट होगा? तो लॉ में क्या लिखा है? 3 दिन के पहले। तो 3 दिन के पहले मतलब क्या हुआ? 4 सितंबर एजीएम के पहले ई वोटिंग चालू हो जाता है। तो 4 सितंबर को 3 दिन के पहले, तो 3 दिन हो गया 4 सितंबर। तो यहां से आपका ई वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग है। और ई वोटिंग एंड कब होता है? तो लॉ में क्या लिखा है? जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके एक दिन पहले का जो शाम को 5 बजे है। तो 7 तारीख को आपकी एजीएम है, उसके एक दिन पहले मतलब क्या हो गया? 6 सितंबर। 6 सितंबर को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगा। मतलब ई वोटिंग का पीरियड क्या होगा? 4 सितंबर से लेके 6 सितंबर के 5 बजे तक जो कंपनी के मेंबर है वो ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग दे सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके बाद अगला जो है वो अकाउंट का है, छोड़िएगा। इसके बाद हाँ, अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज आर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में बात करें, उसके अपॉइंटमेंट का लॉ आप देख लेना। अब आपको ये बोला है कि क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं क्या? तो सबसे पहला है कि शेयरहोल्डर अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब कोई भी बेनिफिशियल शेयरहोल्डर कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो यहां पे जो शेयरहोल्डर दिया मतलब ये मानना पड़ेगा कि वो बेनिफिशियल शेयरहोल्डर है, तो वो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। अगर आप केवल रजिस्टर्ड होल्डर हो, बेनिफिशियल होल्डर कोई और है, तो रजिस्टर्ड होल्डर जो है ना वो ट्रस्टी बन सकता है। पर कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या बनेंगे कि वो रजिस्टर्ड भी और वो बेनिफिशियल भी है, इसका मतलब ये ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं वो कभी भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएंगे, चाहे अमाउंट कितनी भी हो। 999 क्या 1 रुपए भी होगा ना तो भी वो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। और तीसरा ऐसा पर्सन जिसने गारंटी दी है वो भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद 7 नंबर अकाउंट का है, 8 नंबर ऑडिटर का है, इसको अभी छोड़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अच्छा, आईसीए में क्या क्वेश्चन है देखो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विशाल बेल्ड 50 केजी ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू नरेश। विशाल ने बेल किया, मतलब ये हो गया बेलर, और नरेश कहलाएगा बेली, जिसको बेल किया गया। हु ओन्ड किराना शॉप, मतलब नरेश की किराना शॉप है। प्रॉमिसिंग टू गिव 200 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बिल्ड गुड्स, मतलब जब बिल्ड गुड्स वापस करेगा तो 200 रुपए देगा, ठीक है। वेन नरेश वॉज नॉट एट शॉप, ये जो नरेश है ना जिसको गुड्स दिया गया तो शॉप पे नहीं था, तो उसका जो एम्प्लॉय है उसने, उसको पता नहीं था कि गुड्स बेल किया गया है, उसने मिक्स कर दिया 50 की जो शुगर इन द शॉप एंड पैक फॉर सेल, मतलब उसके जो दुकान में शुगर था और जो विशाल का जो शुगर था उसको मिक्स कर दिया। दिस केम टू द लाइट ओनली व्हेन विशाल जब आया तो उसने बोला भैया मेरे को शुगर दे, है ना। तो एज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक शुगर हैड ट्रिबल, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू विशाल। तो सीधी बात है, इसी में साफ साफ लिखा है कि अगर गुड्स की मिक्सिंग कर दी जाती है बेली के द्वारा, और वो जो गुड्स ऐसा है जिसको सेपरेट किया जाना पॉसिबल नहीं है, तो शुगर को आप कैसे सेपरेट करोगे, नॉट पॉसिबल। तो उस केस में जो भी बेलर को नुकसान होगा, बेलर इस नुकसान की भरपाई बेली से करेगा, मतलब विशाल को जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई किससे करेगा, नरेश से। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनआई एक्ट के ऊपर बात करते हैं। एनआई एक्ट में क्या लिखा है देखो आप, मिस्टर जाहिद एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गेव इट टू मिस्टर कमिल। तो जाहिद ने कमिल का बिल एक्सेप्ट किया, तो कुल मिला के ये हो गया जो जाहिद है, अभी ये बिल किसके पास है, कमिल के पास है, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इट डिस्काउंटेड। कमिल उसको डिस्काउंटिंग करेगा और ये जो पैसा है वो किसको दे देगा, जाहिद को। मतलब ये अकोमोडेशन बिल है, पढ़ के समझ आ गया। आगे, कामिल कुडंट गेट द बिल डिस्काउंटेड, कामिल बिल को डिस्काउंट नहीं कर पाया और जाहिद को वापस कर दिया कि भैया तू बिल वापस रख ले। अब जाहिद ने क्या किया, कट द बिल इनटू 2 पीसेस, जाहिद ने इस बिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ कैंसल इट, ताकि वो कैंसिल हो जाए, एंड थ्रू द पीसेस ऑन द स्ट्रीट, और उसने क्या किया, 2 टुकड़े करके सड़क पे फेंक दिया। मिस्टर कमिल पिक अप द पीसेस एंड जॉइन दिस पीसेस दैट द बिल सीम टू हैव बीन फोल्डेड फॉर सेफ कस्टडी। ओ हो, देखो ये कमिल कितना खतरनाक आदमी है। इसने क्या किया, जाहिद के जो टुकड़े पड़े हुए थे उसको जोड़ दिया, उसको, और ऐसा जोड़ा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सेफ्टी के लिए 2 फोल्ड किया गया है। माय गॉड, रेदर देन कैंसिल नहीं किया गया बल्कि फोल्ड करके रखा गया है। अब कामिल ने क्या किया, उसको सर्कुलेशन में ले आया, मतलब आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको मालूम है ना, नहीं तो कितने बार भी ट्रांसफर हो सकता है। फाइनली रीचेस टू मिस्टर सलीम, ये किसके पास पहुंच गया, सलीम के पास। हु टुक इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, मतलब सलीम कौन है बेटा, सलीम है HIDC। उसको नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। आपको बोला बताओ क्या जाहिद को सलीम को अमाउंट पे करना पड़ेगा, आंसर यस, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास पहुंच गया तो उस केस में जो भी एक्सेप्टर है, जो बिल को जिसने एक्सेप्ट किया था, जाहिद ने इसको बिल को एक्सेप्ट किया था, वो HIDC को ये प्ली नहीं कर पाएगा कि इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है या क्या है, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। मतलब सलीम पैसा वसूल कर सकता है हाँ जाहिद से। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग RTP लॉ का कवर करेंगे नवंबर 22 बैच के लिए, और जो क्वेश्चंस डिविडेंड से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड और ऑडिट से रिलेटेड होंगे वो मैं कराऊंगा अलॉन्ग विद जनरल क्लॉज एक्ट। तो दोस्तों आइए, क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सेक्शन 137 का कंसेप्ट यूज हुआ है दोस्तों। 137 में एक प्रोविजन पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल करने के टाइम पर अपनी ऐसी फॉरेन सब्सिडरी जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना जरूरी होता है। बट अगर वो फॉरेन सब्सिडरी इंग्लिश में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की है तो फिर ट्रांसलेटेड कॉपी जमा करनी पड़ती है। और साथ में ये भी कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर वो फॉरेन सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड नहीं है, क्योंकि उस देश की लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे तो भी चलेगा। उस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन, फटाफट आइए पढ़ते। धीमन लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये इंडियन होल्डिंग कंपनी है। धीमन लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स शूज।
It has many subsidiaries. One of them is Best Shoes Limited, which is based in Morocco. तो बेस्ट शूज नाम की मोरक्को में एक फॉरेन सब्सिडरी है. Dhiman Limited is in the process of finalization of consolidated financial statement of the company for the year ended 31st March 22. The account section of Dhiman Limited has requested the management of Best Shoes to provide its standalone financial statement to Dhiman Limited. तो इंडियन होल्डिंग ने अपनी फॉरेन सब्सिडरी को कहा कि अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दीजिए. द सब्सिडरी कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लोकल लैंग्वेज, मतलब वो मोरक्को की लैंग्वेज पे बनाई है, एंड द सेम इज प्रोवाइडेड टू द इंडियन कंपनी. फर्दर, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय बेस्ट लिमिटेड अंडर मोरक्कन लॉ, यानी फॉरेन सब्सिडरी के देश में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अब धीमन लिमिटेड को क्या करना चाहिए? तो फिफ्थ पॉइंट का आंसर आइए देखिए सजेस्टेड. मेन प्रोविजन अपन को ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137(1) अ कंपनी शैल अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार अटैच द अकाउंट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी which have been incorporated outside India and which have not established their place of business in India, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया. Provided also in case of subsidiary which has been incorporated outside India, which is not required to get its financial statement audited under any law, and which does not get its financial statement audited, the requirement of this proviso shall be met if the Indian holding company files such unaudited financial statement. तो unaudited financial statement फाइल करने से भी काम हो जाएगा. And where such financial statement is in a language other than English, then along with translated copy of the financial statement in English, यानी अगर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में है तो वो ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल करनी पड़ेगी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एरिया में फॉल करता है. 7th क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे ऊपर फॉल करता है. इसमें लिखा है स्टेट द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन अपन 128 पढ़े. तो 128 के अनुसार कौन से पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के अंदर? आइए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं. आंसर है एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 the person responsible to take reasonable steps to secure compliance with the requirement of maintenance books of account are managing director, full-time director in charge of finance, chief financial officer, and any other person charged by the board with the duty of compliance of provision of 128. इन 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे टॉपिक में फॉल करता है. वो है ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8. ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. याद कीजिएगा कि सेक्शन 139(2) होता था जो रोटेशन का लॉ बताता था कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर रोटेशन का लॉ है जिसमें लिस्टेड कंपनी सबसे पहले होती थी और उनके ऊपर ये लॉ होता था कि वो इंडिविजुअल को 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते और पार्टनरशिप फर्म को 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते. याद आ रहा है? उसके आगे उसमें लिखा होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना 1 टर्म कंप्लीट कर दे या पार्टनरशिप फर्म 2 टर्म्स कंप्लीट कर दे तो वो 5 ईयर्स के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. याद आया? अब उसके बाद और क्लैरिफाई करने के लिए एक और लॉ था, आप अगर याद करेंगे, कि अगर कोई दूसरी पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा पार्टनर है जो रिटायरिंग फर्म में भी पार्टनर था, यानी इनकमिंग फर्म, न्यू फर्म और रिटायरिंग फर्म में कॉमन पार्टनर्स होंगे तो फिर न्यू फर्म भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी. याद आया? अब ये सब मैं प्रोविजन आपको रिकॉल करवाया हूं, बट ये क्वेश्चन उसके बाद जो प्रोविजन है ना उसके ऊपर है. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा.
उसमें एक प्रोविजन और है बेटा, थोड़ा अच्छे से सुनना, कि जो रिटायरिंग फर्म है उसका अगर कोई ऐसा पार्टनर हो जो इंचार्ज था ऑडिट का और साथ में जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया है क्लाइंट के, रिटायरिंग फर्म का कोई ऐसा पार्टनर जो इंचार्ज था फर्म का और जिसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया है, अगर वो पार्टनर इस फर्म से रिजाइन कर देता है और यहां से निकलकर किसी दूसरी फर्म को ज्वाइन कर लेता है, तो वो दूसरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये है लॉ। आई रिपीट, जो फर्म का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, अगर उस फर्म का कोई ऐसा वाला खास पार्टनर अगर रिटायर हो, रिजाइन कर ले और वो किसी दूसरी फर्म को ज्वाइन कर ले, तो उस केस में वो दूसरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी कंपनी को ऑडिट करने के लिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर गोविंद राम इज पार्टनर एंड इंचार्ज and certifies financial statement of P and Associates. I repeat, इस लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन है कि P and Associates एक फर्म है और उसमें गोविंद राम पार्टनर है, वो इंचार्ज भी है। आगे लिखा है दिस फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कान्हा लिमिटेड विच इज लिस्टेड कंपनी। तो P and Associates कान्हा लिमिटेड की ऑडिटर थी। गोविंद राम रिटायर्स फ्रॉम P and Associates। जो मेन पार्टनर था गोविंद राम, वो पी एसोसिएट से रिटायर हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम्स ही ज्वाइन गुप्ता एंड गुप्ता फर्म एज अ पार्टनर। तो वो न्यू फर्म को ज्वाइन कर लिया और ये तारीख है 20 मई 2022। आगे लिखा है इन द जनरल मीटिंग ऑफ कान्हा लिमिटेड, मतलब वही कंपनी जिसमें ये लोग ऑडिटर थे, 15 जून 2022 को जो एजीएम हुई, जनरल मीटिंग हुई कान्हा लिमिटेड में, कि उस कान्हा लिमिटेड ने गुप्ता एंड गुप्ता को अपना नेक्स्ट ऑडिटर बना लिया। ये थोड़ा अच्छा नहीं किया दोस्तों उन्होंने। कान्हा लिमिटेड ने गुप्ता एंड गुप्ता को ऑडिटर बना दिया, जबकि गुप्ता एंड गुप्ता में कौन आगे जुड़ गया है बेटा? ये मिस्टर गोविंद राम आके जुड़ गया। गोविंद राम कौन था? वो पुरानी रिटायरिंग ऑडिट फर्म का मेन पार्टनर था। तो इसीलिए बेटा आप याद करो, गोविंद राम जिस फर्म में जाएगा वो उस फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देगा ना। तो गोविंद राम गुप्ता एंड गुप्ता को में गया तो गुप्ता एंड गुप्ता डिस्क्वालीफाई हो जाएगी ना बेटा कान्हा लिमिटेड का ऑडिटर बनने के लिए। वो इस क्वेश्चन में हुआ है। एडवाइज कान्हा लिमिटेड वेदर द कंपनी हैज अडियर्ड विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट बाय अपॉइंटिंग गुप्ता एंड गुप्ता एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हम बोलेंगे नहीं, कान्हा लिमिटेड को गुप्ता एंड गुप्ता को ऑडिटर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में कौन व्यक्ति पार्टनर बन गया है? गोविंद राम। गोविंद राम कौन था? वो रिटायरिंग पार्टनरशिप फर्म का मेन पार्टनर। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये 8th क्वेश्चन का आंसर सजेस्टेड आपके सामने है। मैंने क्रक्स पूरा बता दिया बेटा आपको। ये लॉ लिखना है आपको, सब हमारे नोट्स में से ही है, और जो मैं जिसको इंपॉर्टेंट मार्क किया उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जनरल क्लॉज एक्ट का है, उसका भी मेन कंसेप्ट बता दूंगा। बहुत इजी है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर है वो बता देता हूं। आपको याद होगा एक जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन नंबर से तो आपको याद नहीं है, पर प्रोविजन से बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई एक्ट रिपील हो गया और साथ में रीइनेक्ट हो गया। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुआ और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 रीइनेक्ट हो गया। तो किसी दूसरे लॉ में, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में, अगर कभी कंपनीज एक्ट 1956 के किसी सेक्शन को रेफर किया गया होगा तो ऑटोमेटिकली अब यह माना जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के किसी प्रोविजन को रेफर कर रहा था,
अब ये माना जाएगा कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के करस्पॉन्डिंग री इनेक्टेड प्रोविजन को रिफर कर रहा है। कुछ समझ आया? रिपीट कर रहा हूं, जो तीसरा एक्ट है ना, जैसे न्यू एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वो अगर रिपील्ड एक्ट को रिफर करता होगा तो इनकम टैक्स एक्ट को अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया की पब्लिक को समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट अगर रिपील्ड एक्ट को रिफर कर रहा है और वो रिपील्ड एक्ट अब री इनेक्ट हो चुका है, तो ये माना जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट री इनेक्टेड एक्ट को ही रिफर कर रहा है। दिस इज द रूल। तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर है, इसमें क्रक्स बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट का, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स एक्ट का 2 सबसेक्शन 18 पहले रिफर करता था कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 को, जबकि कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया और वो बन गया कंपनीज एक्ट 2013। और इनकम टैक्स एक्ट में आज तक अमेंडमेंट नहीं आया, वो आज तक टिल डेट कंपनीज एक्ट 1956 को ही रिफर कर रहा है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट की गलती है क्या? तो आंसर है बिल्कुल गलती नहीं है। ये हमको समझना चाहिए कि अगर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 को रिफर कर रहा है, तो देन इट शैल बी कंस्ट्रूड एज, इट शैल बी डीम्ड एज रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2013 का करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन। बस इतना सा प्रोविजन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है 11th नंबर और इसका आंसर बेटा 11th का ये रहा। और इसमें जब प्रोविजन लिखेंगे ना तो थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सेक्शन 8 ऑफ जीसीए का रूल है जो मैं आपको बताया। इसमें पहले आपको ये वाला लिखना है, लॉ वेयर एनी सेंट्रल एक्ट रिपील्स एंड री इनेक्ट्स। जैसे कंपनीज एक्ट पहले रिपील हुआ फिर री इनेक्ट हुआ, देन द रेफरेंस ऑफ रिपील्ड प्रोविजन इन अदर इनेक्टमेंट, मतलब रिपील्ड प्रोविजन को यदि कोई अदर इनेक्टमेंट रिफर कर रहा था, देन इट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू री इनेक्टेड प्रोविजन। तो उसमें हमको अब ये मान के चलना चाहिए कि वो अब रिपील्ड प्रोविजन को रिफर नहीं कर रहा है, वो री इनेक्टेड प्रोविजन को रिफर कर रहा है। तो ये रिलेवेंट लॉ ये वाला लिखना है बेटा आपको, ये वाला, और कंक्लूजन में बेटा ये वाली चीज लिखनी है जो मैंने मार्क की है। बस इतना ही क्वेश्चन है डिविडेंड का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, ऑडिटर का और जीसीए का। बेटा एक क्वेश्चन और है जो हमारे ही पोर्शन में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन गीता प्राइवेट लिमिटेड का। तो गीता प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी, ये पॉइंट आईएमपी है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमको बताना है कि गीता प्राइवेट लिमिटेड को किस प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट हुआ करता था। बट स्टार्टअप कंपनी और 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये 3 कंपनीज को एग्जेम्पशन थी कि वो चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं बेटा, इफ यू रिमेंबर। तो इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन है 2 सबसेक्शन 40 का। तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीजें जाती है, बट आपको याद होगा कि 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है। तभी जो ये गीता प्राइवेट लिमिटेड है, ये अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी डालेगी तो चलेगा। दैट्स ऑल, गुड लक, सी यू।